गुड आफ्टरनून दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है जियोग्राफी से रिलेटेड। और जियोग्राफी से रिलेटेड हमारा टॉपिक जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हरिकेन। हरिकेन दोस्तों आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि हरिकेन क्या होते हैं, हरिकेन किसे कहा जाता है, क्या इनका कोई दूसरा भी नाम है, हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, और तूफान किस स्पीड से चलने लगता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसका विश्लेषण करते हैं और पेन कॉपी अपने साथ में लेकर बैठे रखिए। हरिकेन दोस्तों इसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हरिकेन को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो हरिकेन चक्रवात होता है वह सबसे पावरफुल चक्रवात माना जाता है। यह जहाँ पर आता है वहाँ पर विनाश फैलाकर जाता है। अब दोस्तों हम लोगों का दूसरा टॉपिक पहुँचेंगे कि हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ही हरिकेन आता है, तो इसकी उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है। तो नॉर्मल सी बात है, आप पूछेंगे कि अटलांटिक बेसिन में कौन कौन से महासागर या सागर आते हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो अगर आपको ये महासागर याद हैं तो आप रिलेट करके बता देंगे कि वह कहाँ पर आते हैं। पहला अटलांटिक महासागर, अटलांटिक बेसिन के अंदर अटलांटिक महासागर आता है, कैरेबियान समुद्र आता है, मैक्सिको की खाड़ी आती है, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर और कभी कभी केंद्रीय उत्तरी प्रशांत महासागर भी इसमें आते हैं। तो हरिकेन की उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है। अटलांटिक बेसिन में क्या क्या आते हैं, तो अटलांटिक बेसिन में अटलांटिक महासागर आता है, कैरेबियाई समुद्र आता है, मैक्सिको की खाड़ी आता है, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर और कभी कभी केंद्रीय उत्तरी प्रशांत महासागर भी इसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हरिकेन की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जहां उत्पन्न होते हैं वहां गर्म और नमी युक्त वायु होने की आवश्यकता होती है। अगर वहां पर चाहते हैं कि इस तूफान की उत्पत्ति हो तो वहां पे थोड़ी सी गर्मी और नमी युक्त वायु होनी चाहिए। आइए अब दूसरे कारण की तरफ चलते हैं कि इसका निर्माण केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। किसका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर इसका निर्माण होता है वहाँ से सतह से नीचे 50 मीटर की गहराई पर महासागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जहाँ पर इसका निर्माण होता है वहाँ से जो महासागर के अंदर गहराई होती है ना, वहाँ पर तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब इसका निर्माण होगा। तीसरा कारण, जब महासागर के ऊपर हवा पश्चिम दिशा की ओर चलती है तो जल वाष्पित होकर ऊपर उठने लगता है, जिससे क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों का निर्माण होता है। और जब यह बादलों का निर्माण होता है, क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों का, तो इसके पश्चात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण हो जाता है। तो ये 3 कारण आपको याद रखने हैं कि किन किन कारणों से इस चक्रवात का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया दोस्तों 4 चरणों में शुरू होती है। पहला है उष्णकटिबंधीय अवरोध, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अवसाद, तीसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान। ठीक है, आगे चलकर यही क्या कहलाता है, हरिकेन कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय अवरोध में जब हवा की गति 25 से 38 मील प्रति घंटे की होती है तो वह उष्णकटिबंधीय अवसाद में तब्दील हो जाता है। मतलब जब इसकी गति 25 से 38 मील प्रति घंटे से नीचे होगी तो वह उष्णकटिबंधीय अवरोध कहा जाएगा, लेकिन जब इसकी गति 25 से ऊपर हो जाएगी और 38 मील प्रति घंटे के बीच में रहेगी तो उसे क्या बोला जाएगा, उष्णकटिबंधीय अवसाद कहा जाएगा। और जैसे ही यह गति 39 मील प्रति घंटा से अधिक हो जाती है, मतलब 38 से बढ़कर अधिक हो जाती है, तो यह तूफान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। और जब इस तूफान की गति, ठीक है, जब इस तूफान की गति 74 मील प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो इसे हम आधिकारिक तौर पे क्या कहते हैं, तब इसे हम आधिकारिक तौर पे चक्रवात कहते हैं। तो यह प्रक्रिया 4 चरणों में गुजरती है। फिर से सुन लीजिए,
पहला प्रक्रिया होता है उष्णकटिबंधीय अवरोध। इसमें क्या होता है ना कि जो हवा की गति होती है वह 25 मील प्रति घंटे से नीचे की होगी तो वह उष्णकटिबंधीय अवरोध कहा जाएगा। लेकिन जब यह गति 25 मील प्रति घंटे से अधिक होकर 38 मील प्रति घंटे के बीच में रह जाएगी, मतलब 25 से अधिक है और 38 माइल प्रति घंटे से कम है, तो वह उष्णकटिबंधीय अवसाद कहा जाएगा। और जैसे ही यह गति 38 से ऊपर चली जाएगी, मतलब 39 मील प्रति घंटे से अधिक हो जाएगी, तो इसे हम तूफान कहने लगेंगे। क्या यह है? यह तूफान में परिवर्तित हो गया है। और जब यही तूफान की गति 74 मील प्रति घंटे से अधिक हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आधिकारिक रूप पर चक्रवात कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। हरिकेन, जब किसी तूफान की अधिकतम गति 74 माइल प्रति घंटा होती है तो उसे हरिकेन कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि हरिकेन क्या है तो आप बता देंगे कि जब किसी तूफान की गति 74 मील प्रति घंटे से अधिक होती है तो उसे हम हरिकेन कहते हैं। 74 मील प्रति घंटा नहीं दिया रहेगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा। ये आपको याद रखना है, 120 किलोमीटर दिया रहेगा या 74 मील प्रति घंटा दिया रहेगा। तो हरिकेन किसे कहा जाता है? तो जब किसी तूफान की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है या फिर 74 मील प्रति घंटा होती है या इससे अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन की तीव्रता को किससे नापते हैं? ठीक है, किस स्केल से नापा जाता है? तो याद रखिएगा, सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। फिर से सुन लीजिए, सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल से इसको नापा जाता है। सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल से इसको नापा जाता है हरिकेन को। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे कि अब तक का सबसे भारी तूफान मतलब जो हरिकेन आया है वह उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इरमा। इरमा कहाँ आया था? तो उत्तरी पूर्व कैरेबियाई द्वीप पर यह आया था। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था जिसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। किसकी गति? इरमा जो हरिकेन आया था, इरमा हरिकेन आया था उत्तरी पूर्वी कैरेबियाई द्वीप पर, उसकी गति कितनी थी? उसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। यह अब तक का सबसे भयंकर हरिकेन आया है उत्तरी पूर्वी कैरेबियाई द्वीप पर। दोस्तों अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए, अभी अभी क्या हुआ है? तो अभी अभी इयान तूफान आया है। ठीक है, इयान तूफान आया है और यह पूछेगा कहाँ आया है? तो यह पश्चिम कैरेबियन सागर में आया है। ये आपको याद रखना है। ये हो गई लेटेस्ट न्यूज़ और हमने आज संपूर्ण वर्णन कर दिया कि हरिकेन क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों।